नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी उनके बारे में। तो चूँकि ये वैदिक काल को पूरा कंप्लीट करने में 3 से 4 वीडियो लगेंगे, तब जाकर के वैदिक काल ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। इसको आप वैसे अपने स्तर पे किताबों वगैरह में पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये किसी भी तरीके से आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक मैं ख़त्म करूंगा, जो मैं बताऊंगा आपको, तो किताबों से अलग हट करके कुछ जानकारियां आपके सामने लेकर के आऊँगा। किताबों में बहुत ज़्यादा मैटर दिया रहता है और कह सकते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतिहास का सबसे टफ टॉपिक में से एक है, जिसको समझना कह सकते हैं काफ़ी टफ काम है। जल्दी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं आपको ऐसे सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो ये है वैदिक काल। इसके हम टाइम पीरियड की बात करेंगे 1500 से 600 BC। और इस वीडियो के बाद मतलब कि जो वैदिक काल है उसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे उसको हम आपको चर्चा कर दें। तो कौन कौन से टॉपिक हम वैदिक काल में पढ़ने हैं, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, चूंकि जान रहे हैं कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हम देखेंगे, तो आर्यों का मूल स्थान कहाँ है इसको लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर मूल स्थान उनका कहाँ पे था, कैसे आए, उनका हम जिक्र करेंगे। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग जो मत दिए गए उनका हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम इस काल को पढ़ने के स्रोतों की हम चर्चा करेंगे कि आखिर वैदिक काल को पढ़ा कैसे जाए, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके आधार पर इनको पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी हम डिवीजन करेंगे और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वैदिक काल के जो स्रोत हैं उनकी बात हम करेंगे। तो उसमें 2 तरीके के स्रोत हमें मिलेंगे, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इसमें भी हम जो साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वेद वगैरह आएंगे, इनका हम चर्चा करेंगे। इसमें वेद वगैरह की चर्चा की जाएगी, तो वेदों की चर्चा होगी। पुरातात्विक साक्ष्यों में हम अभिलेख वगैरह देखेंगे, अभिलेख इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, पुरातात्विक मृदभांडों के बारे में देखेंगे और भी कई सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य कि किस आधार पर इसको हम पढ़ सकते हैं, और साहित्यिक स्रोत के बारे में। फिर हम जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो वहाँ की जो राजनीतिक विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। फिर सामाजिक विशेषताओं की चर्चा होगी, आर्थिक विशेषताएं और धार्मिक विशेषताएं क्या क्या रही हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तत्समय का समाज कैसा था, कितने वर्ण विभाजन की चर्चा होगी, सभी चीज़ों के बारे में किसमें क्या कहा गया है इसकी चर्चा होगी। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये सभी तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें जो सर्वाधिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आते हैं साहित्यिक स्रोत से। तो वैदिक काल में साहित्यिक स्रोतों से सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न साहित्यिक स्रोतों से, जिसमें हम आगे चल करके देखेंगे बहुत ही विधिवत रूप से इस पर चर्चा की जाएगी। तो साहित्यिक स्रोत याद रखिएगा। बाकी राजनीतिक विशेषताओं की बात होगी, जनों की बात होगी, कैसे कैसे यहाँ पर राजाओं वगैरह रहते थे उनकी बात होगी, कह सकते हैं प्रशासनिक ढांचा कैसा था उसकी हम चर्चा करेंगे। और सामाजिक में, समाज में कौन कौन सी व्यवस्था थी, कौन कौन सी प्रथाएं थी, कौन कुप्रथाएं थी, उनका भी जिक्र किया जाएगा। और आर्थिक विशेषताओं की बात करेंगे, उनकी चर्चा होगी। और धार्मिक विशेषता, धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा। तो ये चूंकि मैंने बताया ना वैदिक काल है, तो वैदिक काल को हम 1500 से 600 BC में डिवीजन मैंने किया है। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 2 काल में मैंने इसको पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल, चूंकि इस काल में इसका जो ऐतिहासिक स्रोत जानने का जो मुख्य रूप से ऋग्वेद है, इस वजह से इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1500 से 1000 है, सॉरी, इसमें 1500 से 1000 है। इसको देख लीजिए, 1500 से 1000 BC है, याद रखिएगा। तो ऋग्वैदिक काल का, या इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 BC है। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 BC तक है। इसकी हम भौगोलिक विशेषताओं की भी हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर इनमें इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पहले कहाँ तक ऋग्वैदिक काल में का जो कह सकते हैं भौगोलिक मानचित्र कैसा था, उसके बाद में जब हम उत्तर वैदिक काल का देखेंगे तो उसका मानचित्र कैसा था उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो ये मैप बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, ये कह सकते हैं पूरा वैदिक काल को कह सकते हैं दर्शा रहा है। जिसमें हम यहाँ तक देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ऋग्वैदिक काल। उसके आगे के पोर्शन में जब हम देखेंगे जो विस्तार होगा, तो पूरा जब गंडक नदी तक, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा वैदिक काल को कह सकते हैं, पूरा वैदिक काल आ जाएगा, अर्थात उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। तो इसको समझेंगे हम। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, दोनों बातों को हम ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में आगे हम इनको पढ़ेंगे भी, अच्छे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अब चूंकि मैंने बताया ना कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, फिर हम आएंगे ऋग्वैदिक काल के ऊपर, कौन कौन से ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम ऋग्वेद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो ऋग्वैदिक काल भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं
पहला पॉइंट उठाते हैं आर्यों का मूल निवास। तो आर्यों का मूल निवास क्या था, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए। ये टॉपिक अभी हम आज कवर करेंगे, उसके बाद के टॉपिकों को हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग वीडियो आएंगे उसमें चर्चा की जाएगी। तो आर्यों का मूल निवास क्या था, तो मूल निवास की जब हम बात करेंगे तो आर्यों का मूल निवास जो था वो, इसके दो मत दिए जाते हैं। दो मत जो दिए जाते हैं, एक है देशी मत, दूसरा है विदेशी मत। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तथ्य आर्य जो है तो कहाँ से आए, तो सबसे पहले देखेंगे तो देशी मत में हमें देखने को मिलता है सप्त सैंधव प्रदेश, जिसमें देशी मत हम पहले देखेंगे तो सप्त सैंधव प्रदेश है, जिसकी चर्चा करते हैं संपूर्णानंद है या अविनाश चंद्र दास हैं। ये दो लोग आर्यों का मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश यहीं पर आप देखेंगे सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, और उसके नीचे हम देखेंगे तो हमें सरस्वती नदी मिलेगी। तो इनको सबको मिला करके सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास जी का मानना था कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो सप्त सैंधव प्रदेश है। इसके बाद हम देखेंगे कश्मीर है, कश्मीर या हिमालय, हिमालयी क्षेत्र बताया गया कि आखिर कश्मीर है या तो ये हिमालयी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आर्यों का मूल निवास है। इसको बोला किन्होंने, किनका मत है कि आर्यों का मूल निवास कश्मीर या हिमालय है, तो एल.डी. कल्ला है। एल.डी. कल्ला का मानना है कि कश्मीर हिमालय, कश्मीर या हिमालयी क्षेत्र है। मध्य देश, मध्य देश में तत्समय यूपी और बिहार का क्षेत्र कह सकते हैं, ये वाला क्षेत्र था। यहाँ का बोला गया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य देश था। मध्य देश में राजबली पांडे का मानना है। और सिंधु सभ्यता का विकसित रूप जो है उसको बोलते हैं भगवान दास गिडवानी है। भगवान दास गिडवानी का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का ही कह सकते हैं विकसित रूप ही हमें देखने को मिलता है कि वो क्या है, वो जो ये वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता, उसी का विकसित रूप है। आर्यों का मूल निवास स्थान यही सिंधु सभ्यता के ही लोग हैं, कहीं और के लोग नहीं हैं। ये मानना है किसका, भगवान दास गिडवानी का। अब ब्रह्मर्षि प्रदेश या ब्रह्मर्षि प्रदेश दिल्ली के आसपास का यहाँ का जो क्षेत्र आपको दिखेगा ब्रह्मर्षि प्रदेश, इसका मानना है गंगानाथ झा का। तो ये ब्रह्मर्षि प्रदेश बोला गया, तो ये गंगानाथ झा का मानना है कि ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगानाथ झा का है। अब ये तो हो गए देशी मत, लेकिन चूंकि इतिहास के भी हम एक एक पॉइंट को बताएंगे कि आखिर इन देशी मतों को क्यों नहीं माना जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं इनका खंडन किया गया कि ये जो तर्क दिए गए हैं ये कोई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तर्क के आधार पर बताया गया कि कैसे कैसे है। अब विदेशी मतों में भी हम देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले बता दें कि 1784 में जो आप सुने होंगे एशियाटिक सोसाइटी में, जो एशियाटिक सोसाइटी जो आप नाम सुने होंगे, तो उसमें वहाँ पर एक भाषण दिया जाता है। उस भाषण में बोला जाता है कि जितनी भी भाषाएं वगैरह हैं, चाहे वो भारतीय भाषा हो चाहे यूरोपीय भाषा हो, सबका जो कह सकते हैं कि जो उत्पत्ति है वो एक ही भाषा से हुई, उसको बोला गया भारोपीय भाषा। और भारोपीय भाषा जो है वो धीरे धीरे वो क्या हो गई, वो वर्तमान समय में वो विलुप्त हो गई है। और उसी भाषा से ही अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है, क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे मिले जो हिंदी भाषा मतलब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, वो देखें तो ग्रीक में भी कुछ बोले जा रहे हैं, आयरिश भाषा में भी बोले जा रहे हैं, या हंगेरियन भाषा में देखें तो अलग अलग जगहों पर उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो क्योंकि विलियम जोन्स ने ये सब बातें अपने भाषण में कही, लेकिन उसका कोई, उनका कहना था कि भारोपी भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं, अगर जो हमें ये पता चल जाए कि भारोपी भाषा कहाँ की है, मूल स्थान कहाँ का है, तो ये पता चल जाएगा कि आर्य कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन वो पता तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि भाषा विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कई शब्द ऐसे मिलते हैं। तो लेकिन अब उनका मानना था, और अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए। अब क्या तर्क दिए गए वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, शब्दों के आधार पर तर्क दिए गए कि किसी को क्या बोला गया है, शब्दों के आधार पर ऐसा बोला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा तर्क मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट क्या था वो भी किसी को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं जिनकी तरफ ज़्यादा तर्क होंगे उसी को मान लेंगे कि यही आर्यों का मूल स्थान है। तो कौन कौन से तर्क दिए गए, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विदेशी मतों में कि इन्होंने कहाँ कहाँ बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान हो सकता है। जिसमें डेन्यूब नदी घाटी पी गाइड्स बोला है। अब आइए मैप में मैंने बना रखा है, ये वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मतलब एशिया, और एशिया का मैप कह सकते हैं, इधर नीचे अफ्रीका है। एशिया के मैप को मैंने बनाया है, इसी में हमें चर्चा करनी। एशिया और इधर ये यूरोप का मैप है या कहीं यूरेशिया है। अब इसमें हम एक एक जगहों की चर्चा करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ कहा है, तो मैप में समझेंगे थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे डेन्यूब नदी घाटी। तो डेन्यूब नदी घाटी का मानना है पी गाइल्स का। तो डेन्यूब नदी देखिए, यह है डेन्यूब नदी, ये डेन्यूब नदी घाटी हंगेरियन के आसपास का, हंगरी के आसपास का क्षेत्र बताया गया कि ये आर्यों का मूल स्थान है। तो डेन्यूब नदी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखिएगा डेन्यूब नदी के बारे में। और ये नदी
सबसे पहले बता दें कि निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, गिरती है ब्लैक सी में। तो डेन्यूब नदी घाटी बोला गया कि ये पी गाइल्स का मानना है कि यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति है। दूसरा है दक्षिणी रूस, ये गार्डन चाइल्ड का मानना था, इनकी पुस्तक है द आर्यंस। उन्होंने इसमें बताया कि ये जो दक्षिणी रूस का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये आर्यों का मूल स्थान है। ये गार्डन चाइल्ड का मानना है, दक्षिणी रूस। पश्चिमी साइबेरिया, ये मार्गन का मानना है। पश्चिमी, ये जान रहे हैं कि रूस का एशियाई प्रदेश साइबेरिया कहलाता है। तो उसमें जब देखेंगे तो पश्चिमी एशिया की बात हो रही, अर्थात ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र होगा पश्चिमी एशिया, तो पश्चिमी यूरोप या पश्चिमी साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो मार्गन है। मार्गन का मानना था कि पश्चिमी साइबेरिया मतलब ये रूस है। रूस चूंकि जान रहे हैं कि यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो इसका जो एशिया वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं साइबेरिया, तो उसका पश्चिमी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्सा आप देख लीजिए, इस तरफ का पश्चिमी हिस्सा, इसको बोला गया कि ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा साइबेरिया है, तो उसका पश्चिमी हिस्सा ये वाला हो गया। तो पश्चिमी हिस्सा बोला गया कि ये मार्गन का मानना था कि पश्चिमी एशिया जो है वो आर्यों का मूल स्थान है। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव माना बाल गंगाधर तिलक ने। उत्तरी ध्रुव माना गया क्योंकि दिन 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होते हैं, इसके आधार पर बताया गया कि उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक का मानना था। और मध्य एशिया जेजी रोड्स और मैक्स मूलर, पहले जेजी रोड्स वगैरह खोज वगैरह करते हैं, फिर मैक्स मूलर आते हैं। मैक्स मूलर का मानना था, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी विधिवत रूप से चर्चा होगी मैक्स मूलर की, मतलब जेजी रोड्स वगैरह की, मध्य एशिया किस आधार पर कहते हैं। तिब्बत दयानंद सरस्वती का मानना था, क्योंकि हिमालय का उत्तरी हिस्सा तिब्बत मानना था दयानंद सरस्वती का। और जर्मनी में हर्ट एवं पेंक, ये जर्मनी है, जर्मनी में हर्ट एवं पेंक का मानना था कि ये यहीं से आए थे, जर्मनी से हर्ट एवं पेंक मानते थे। तो अब टर्की, मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्र, टर्की हो गया, इधर आप देखें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सीरिया ले लीजिए, सीरिया के पास ले लीजिए, ईरान ले लीजिए। तो इन सब जगहों का जो मध्य एशिया, बैक्टीरिया वगैरह का क्षेत्र, जो इनमें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के उधर वाले जो क्षेत्र हैं उनको देख लीजिए, तो इनका कहा गया कि मध्य एशिया से आए हैं। तो इसमें एक ऐतिहासिक स्रोत हमें देखने को मिलता है जिस आधार पर कहा जा सकता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। उसका बहुत ही फेमस अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, जो तुर्की में है, टर्की में। टर्की जो आप देखेंगे ना, तो टर्की में जब आप मैप में सर्च करेंगे तो टर्की जो आपको दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में। ये देखिए, ये है टर्की, ये थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में। तो जी अनातोलिया जिसका प्रायद्वीप है, इसी के पास में यहीं पर हमें देखने को मिलता है, बीचों बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं बोगज कोई। तो बोगज कोई में अभिलेख मिला टर्की में, जिसकी खोज ह्यूगो विंकलर ने किया था। खोज किसने किया था? ह्यूगो विंकलर ने किया था। 1906 में इसकी खोज की, बोगज कोई अभिलेख की। इस बोगज कोई अभिलेख, जो बोगज कोई था, तत्समय वहां पर एक मितनी साम्राज्य था। तो मितनी साम्राज्य की राजधानी थी जिसका नाम था बोगज कोई। तो मितनी साम्राज्य की राजधानी बोगज कोई थी। तो इसमें क्या बातें कही गई थी, इस अभिलेख में आखिर क्या खास मिला है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बोगज कोई अभिलेख में एक जिक्र किया गया है कि जो कि यहाँ पर दो राज्य थे, पास में था हित्ती, दूसरी पास में मितनी, दो राज्य आसपास थे। तो हित्ती और मितनी के बीच में एक संधि का जिक्र किया गया है जिसमें कुछ देवताओं को साक्षी माना गया है। तो कौन कौन से देवता थे और क्या बात की गई थी उसको हम देखते हैं। बोगज कोई अभिलेख में चर्चा की गई है कि हित्ती नरेश और मितनी नरेश, हित्ती नरेश है संगी लुयम और मिति नरेश है मति वजा, इन दोनों के बीच में एक संधि की बात की गई और संधि हुई है, क्योंकि कहते हैं कि आपस में पहले लड़ाई वगैरह कर रहे होंगे, और इसमें जब संधि वगैरह हुई तो कुछ देवताओं को साक्षी माना गया कि कहते हैं कि हम इन देवता को साक्षी मानते हैं, आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे, या ऐसी कुछ बातें की गई कि इन दोनों के बीच में संधि हुई, उसमें कुछ देवताओं को साक्षी माना गया है। तो कौन कौन से देवता थे इसमें जिक्र किए गए? इंदिरा की, इंदिरा मतलब इंद्र, उर्वानास मतलब वरुण, और नास्तियना मतलब नासत्या, अश्विनी कुमार, मित्र मतलब मित्र। तो इतने लोगों को साक्षी मान करके ये बात की गई थी, देवताओं को साक्षी मानकर संधि का वर्णन किया गया। और चूंकि ये देवता आपको देखने को मिलेगी कि भारत में ज्यादा प्रचलित थे और ऋग्वेद में इनकी चर्चा कई बार हुई है, इस वजह से ये बात की गई कि चूंकि ये अब बोगज कोई अभिलेख में टर्की में अवशेष वगैरह मिल रहे हैं, बोगज कोई अभिलेख के उसमें अवशेष मिले जिसमें बात की जा रही देवता, जबकि देवताओं का प्रचलन वगैरह देखें तो इनकी बातें वगैरह देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के हैं, भारत के हैं, तो लेकिन कसम वगैरह या कहें कि जो इनकी जो साक्षी मान करके संधि वगैरह की जा रही है तो वो कहाँ है? बोगज कोई में। तो इसमें इसलिए ऐसा लगा कि मध्य एशिया के क्षेत्रों से ही ये बोगज कोई के आसपास जो अभिलेख है यहाँ से ये आर्य आए थे, तो ये बात कही गई। तो इसके जो समर्थक हैं मैक्स मूलर वगैरह देखेंगे तो इन्होंने माना है, जेजी रोड्स है, मैक्स मूलर है, इन लोगों का कहना था मध्य एशिया। तो
तो टर्की का जो ये मित्ती साम्राज्य है, मितनी साम्राज्य, उससे ये जिक्र देखने को मिलता है कि यहाँ से आए थे। तो ये बातें हो गई जो मैंने बताया आपको। ये मैप है, मैप बना लीजिए, नीचे का भी मैप आप चाहें तो बना लीजिए, जगहों को डिनोट कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब जैसे मैंने जर्मनी बताया, तो जर्मनी में भी आप यहीं पर लिख चाहें तो हर्ट एम्पेंग, जैसे यहाँ पे तो हर्ट पेंक यहीं पर लिख लीजिए। जर्मनी में यहीं पर डेन्यूब में मैंने बताया तो उनको लीजिए, मैप में जगहों को डिनोट कर लीजिए, थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी। तो इनको समझिए। बाकी की जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तो वैदिक काल के स्रोतों की चर्चा होगी, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे, और पूरी तरीके से हम ऋग्वैदिक काल की हम चर्चा करेंगे। तो उसमें हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद को कैसे कैसे डिवीजन किया गया, क्या कैसे, उसकी हम विस्तृत रूप से आपको चर्चा करके बताएंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताएंगे कि ऋग्वेद का काल कैसा था, ऋग्वैदिक समाज कैसा था, इन सब की चर्चा आगे आने वाले वीडियोज में होगी। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपको इससे परीक्षाओं में प्रश्न जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।